हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं दिव्यांशु पांडे और आपका स्वागत करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के पेपर जल्दी कंडक्ट होने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, उनको हम आज कवर करेंगे। अगर आप सभी इस सेशन में नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने तरफ से क्लास को लाइक और शेयर करते जाएं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सभी जानते हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और हम इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जिनके आंसर आपको आज देना है। शुरुआत करेंगे इस सेशन की सबसे पहले हिस्ट्री के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इम्पैक्ट डिड द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल डे बाय द फ्रेंच हैव नो यूरोप। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ऑप्शंस इस क्वेश्चन का देख लीजिए। पीपल अक्रॉस यूरोप गॉट इंस्पायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द रूल ऑफ द मोनार्क। सेकंड, मेड मोनार्क्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप एब्डिकेट फ्रॉम द थ्रोन। थर्ड, इंस्पायर्ड नेशंस across Europe to colonize other countries of the world. And the fourth is people in Europe started to fear the French revolutionaries. अब यहाँ पर बताना है कि क्या आपका इम्पैक्ट पड़ता है बेस्टाइल डे का, ठीक है, यूरोप के ऊपर। तो आप जानते हो बेस्टाइल डे 14 जुलाई 1789 का एक इंसिडेंट रहा करता है विच एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कैटलिस्ट क्या होता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन में अगर हम कुछ कैटलिस्ट डालते हैं तो उसकी रिएक्शन की रेट को काफी बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार से बेस्टाइल ने भी बढ़ाया था। सिग्नलिंग द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की and triggering widespread fear among European royalty while inspiring liberal, nationalist and democratic movements across the continent. तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही है। People across Europe got inspired to fight against the rule of the monarch. ठीक है, मोनार्च के रूल के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए थे। It triggered the dismantling of feudalism and spread revolutionary ideals of liberty and equality. सभी लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी, इक्वालिटी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा, इसके कुछ इंपैक्ट्स में भी आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि फियर अमंग मोनार्क्स, स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स, राइज ऑफ नेशनलिज्म, पॉलिटिकल शिफ्ट और लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। इसी के साथ एसर्शन रीजन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, नेपोलियंस फ्रेंच आर्मी ब्रॉट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस अक्रॉस यूरोप बाय 1804। रीजन इसका क्या दिया है? नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो देखिए जो असर्शन है वो आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी की बात कर दी गई है, जबकि नेपोलियन डेमोक्रेसी की बात तो करता ही नहीं था। हाँ, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना चाहता था, तो इसलिए आप कहोगे कि assertion is false but reason is true. While Napoleon introduced modern administrative reform, he did not bring democracy. In fact, he destroyed democracy in France by declaring himself emperor. जो भी शासक होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, चाहे वो आपका कुछ भी हो, डेमोक्रेटिक हो या फिर आपका एक तरीके से ऑटोक्रेटिक हो, वो चाहेगा कि उसके पूरे रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो और वो मॉडर्न मीन्स का यूज भी करेगा। लेकिन जब आप बात करते हो डिक्टेटर की, तो डिक्टेटर कभी भी डेमोक्रेसी नहीं लाता है, वो वन वे रूल आपका इंप्लीमेंट करता है। एंड नेपोलियन इस्टेब्लिशिंग मोनार्क स्टाइल रूल, ही प्रायोरिटाइज्ड इफिशिएंसी ओवर पॉलिटिकल लिबर्टी। इसी के साथ अगर हम रीजन की बात करें, सो दीज रिफॉर्म्स वर पार्ट ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना करते थे, और इसके माध्यम से डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में जो है फ्रांस का कंट्रोल आता है। टू मेक द इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर रेशनल एंड इफिशिएंट, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और भी फुल प्रूफ करने के लिए वो ये सब रिफॉर्म ला रहा था, ना कि डेमोक्रेसी ला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, यू हैव टू ऑब्जर्व द इमेज बिलो। स्प्रेड ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का यहां पर आपको इमेज दिया गया है और मेनली यूरोप की रीजन को शेडेड कर दिया गया है। अब बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स बेस्ड ऑन द अबव मैप। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट,
industrialization first started in England. Second, nations from Eastern Europe were industrialized by the late 19th century. Third, all European nations reaped the benefits of industrialization at the same time. Fourth, most factors were set up in the Western Europe during the initial phase of industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहते हैं औद्योगिकीकरण, जिसमें मशीनीकरण होता है, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं आती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि एक समय में पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, वो अलग अलग फेज में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग समय में हुआ था। तो इसलिए तीसरा आपका फॉल्स है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये 1760 से लेकर 1840 तक चला, ओरिजिनेटेड इन दी ब्रिटेन ड्यू टू कोल एक्सेस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, रिसोर्स के लिए टेक्नोलॉजी का होना जरूरी, और इसके साथ कैपिटल का यानी कि पैसे का। स्प्रेड इन कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड द अमेरिका बाय 1840। बेल्जियम वाज द फर्स्ट टू इंडस्ट्रियलाइज इन 1807, फॉलोड बाय द फ्रांस जर्मनी बाय द मिड 19th century। सदर्न ईस्टर्न यूरोप लैग्ड बिहाइंड इंडस्ट्रियलाइजिंग मच लेटर। तो यहाँ पर देखिए सभी वहाँ के जो देश हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, उनके बारे में बता दिया गया है कि कब कब वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड हुआ। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर एक बार फिर से एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एसर्शन है मेनी आर्टिस्ट एंड पोएट्स विद इन यूरोप मेड पेंटिंग्स, रोट पोएम्स टू हाईलाइट द plight of Greeks under the Ottoman Empire. Reason, many Europeans had sympathized for ancient Greek culture and supported the work of Greek nationalists. तो देखिए आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। जब भी कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है तो उसमें सभी की भूमिका रहा करती, सभी का रोल रहता है। भारत में भी आप देख लीजिए, यूरोप में भी देख लीजिए, और जो पेंटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से वो लोगों में एक नई अलग ऊर्जा जगाया करते हैं, जिससे कि हमको आज़ादी चाहिए, और उसका काफ़ी वाइड स्प्रेड होता भी है। तो इसमें ये कहा गया है कि यूरोपियन आर्टिस्ट एंड पोएट्स फ्यूल्ड सपोर्ट फॉर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग 1821 by portraying Greece as the cradle of Western civilization suffering under the Ottoman rule. They mobilized public opinion within intellectuals admiring ancient Greek culture, leading to widespread support for Greek nationalists and culminating in Greece recognition as an independent nation in 1832. अगर आप भारत में देखना चाहेंगे नेशनलिज्म को, जैसे कि आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की, वंदे मातरम कहा, वंदे मातरम हमारे इंडियन आर्मी भी नारा लगाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी आपकी रचनाएं लिखी, जनगण मनगढ़ आपका गाया गया। पिंगाली वेंकैया ने भारत में जो है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको बनाया। तो जो सिंबल्स होते हैं, जो स्लोगन्स होते हैं, जो आपके एंथम्स होते हैं, वो एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को सभी के मन में उजागर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमार wanted to learn more about the Ottoman Empire. Which of the following European countries he should visit? अगर उसको ऑटोमन एम्पायर के बारे में जानना है तो वो कहाँ पर वो जाए? फ्रांस में चला जाए, ऑस्ट्रिया में जाए, बुल्गारिया में, या फिर स्विट्जरलैंड के जाए? तो देखिए वो जब आपका बुल्गारिया में जाएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा ऑटोमन एम्पायर के बारे में पता चलेगा ना। ऑटोमन एम्पायर तो काफ़ी वास्ट आपका था, और बुल्गारिया में बहुत सारे जो है सिंबल्स, बहुत सारे अभिलेख, बहुत सारे हिस्टोरिक फैक्ट्स उसको देखने को मिलेंगे। सो ओमार शुड विजिट बुल्गारिया बिकॉज इट वाज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर फॉर नियरली 500 ईयर्स। बुल्गारिया कंटेन्स न्यूमरस ऑटोमन एरा साइट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? मान लीजिए आप किसी रीजन में हो, आप पूरे रीजन में हो, और एक पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी लंबे समय तक रहते हो, तो आप बहुत सारे वर्क वहाँ पे करोगे ना। तो उन वर्ग से किसी बच्चे को अगर जानना है, आपके बारे में जानना, तो वो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे समझ पाएगा कि अच्छा ये चीज़ें आपकी रहा करती थी। सो बुल्गारिया कंटेन्स न्यूमरस ऑटोमन एरा साइट्स, आर्किटेक्चरल लैंडमार्क, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दैट वुड अलाउड ओमार टू लर्न एक्सटेंसिवली अबाउट द एम्पायर्स रूल इन द बाल्कन, वाइल एम्पायर्स सेंटर वॉज द इस्तांबुल, जो कि अभी मेनली टर्की में है। टर्की का नाम तो टर्की हो गया है। बुल्गारिया वॉज वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरोपियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु वुड रिको बी फाइटिंग अगेंस्ट इफ ही वॉज अ वॉलंटियर इन द
रेड आर्मी विच वॉज लेड बाय द गारिबाल्डी इन 1867। तो आप किससे इसमें लड़ते हुए नजर आओगे? अगर आपने इस इमेज को अच्छे तरीके से, इस मैप को जाना हुआ है, तो आप आसानी से आंसर बता सकते हो। और सभी चीजें एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछी गई हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका चेक किया जाएगा। इसका आंसर रहेगा द पापल ट्रूप्स। इफ रिको वर अ वॉलंटियर इन द गुइसिपी गारिबाल्डी army in 1867, he would be fighting against the France and the Papal States. The forces were attempting to capture Rome, which was guarded by a French garrison and protected by Pope Pius IX as the final step in the Italian unification. और इनका गोल क्या रहेगा? To unite Rome with the newly formed kingdom of Italy. Enemy कौन है? तो फ्रेंच ट्रूप्स और पैपल सोल्जर्स उसके जो है क्या रहेंगे? एनिमी रहेंगे, अपोनेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यू हैव टू राइट वन की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, यहाँ पे मोनार्की आपकी है और उसका एक फीचर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर लिखना है। अब देख सकते हैं ना, एक तरीके से उसको वैलिड भी बताना है, थोड़ा अपोजिट भी आंसर लिखना है आपको। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क का पूछा जाएगा, तो 2 लाइन से ज्यादा तो लिखनी नहीं है। यहाँ पर देखिए, द मोनार्क एक्सरसाइजेस अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। In an constitutional monarchy, the monarch powers are limited by a constitution or law। ठीक है, इनके powers limited होते हैं। And they act as a ceremonial head of state while the actual governance is carried by the elected officials। नेक्स्ट, यानी कि अधिकार दिए गए हैं, राइट दिए गए हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक फीचर बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओलिवर खान रैन अ बिजनेस दैट स्प्रेड अक्रॉस जर्मनी, डच रिपब्लिक, इटली when the Leponnic Code of 1804 was implemented। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, ओलिवर है, और वो जर्मनी, डच और इटली में बिजनेस कर रहा है। कब कर रहा है? जब 1804 का नेपोलियन कोड इंप्लीमेंट हो गया है। What were the 5 key changes Mr. Khan experienced due to Napoleonic Code of 1804? जब भी कोई आपके नया कानून आता है तो उससे चेंजेस आपके होते रहते हैं। अब 1804 के पहले क्या चलता था, 1804 के कोड के बाद आपकी कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, इस पर ज्यादा आपका डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर आपको की 5 फीचर्स लिखने हैं तो सबसे पहले आप इसमें कहोगे ही वॉज एबल टू रन हिज एंटायर बिजनेस इन 1 करेंसी। एक ही करेंसी में वो चला लेगा क्योंकि कोड आपका लागू हो गया है। सभी चीजें यूनिफाइड हो गई ना, रीजन यूनिफाइड हो गया क्योंकि नेपोलियनिक कोड आपका आ गया है 1804 में। He was able to transport his goods and capital from one region to another। ठीक है, और इससे ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुई है, बार बार उसको रोका कोई नहीं जाएगा, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वो जा पाएगा। He along with his other business partners and customer came under one uniform law। एक लॉ आ गया और कोई भी दिक्कत आपकी होगी नहीं कि भाई पहले इस रीजन में कुछ लॉ 1 होता था, इस रीजन में लॉ 2 होता था, लेकिन अब क्या हो गया? यूनिफाइड लॉ हो गया। He was able to standardize weights and measure across locations। वेट भी आपका स्टैंडर्डाइज हो गया, एक तरीके की सब चीजें चलेंगी। He was no longer required to pay taxes to any aristocrat। तो उसको जो है एक तरीके से बार बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि कीमतें भी स्थिर रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ पाएगा। तो ये चीजें आपकी आप लिख सकते हो एग्जाम में। और हमेशा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप लिखिएगा और जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो आंसर की उसी तरीके से लिखिएगा। अब यहाँ पर 5 पॉइंट्स पूछे थे ना, बस 5 पॉइंट लिखकर खत्म कर दीजिएगा, फुल मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूटोपियन सोसाइटी। चलिए, देयर वुड बी नो क्राइम इन सोसाइटी, इट वुड बी अ क्लासलेस सोसाइटी विद नो हायरार्की। 2 लिखने थे, बाकी मैं और बता देता हूँ। सिटीजन एम्ब्रेस सोशल एंड मोरल आइडियल्स, इंडिविजुअलिटी एंड इनोवेशन वर वेलकम are welcome। Citizens are truly free to think independently। स्वतंत्र विचार था। Citizens have no fear of the outside world। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, अगर उन्होंने 2 पूछे 2 लिखिए, 5 पूछे तो आप 5 लिख सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस द फ्रेंच फ्लैग एज अ मेजर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। बिल्कुल सही, जो भी आपका फ्लैग होता है वो हमेशा किसी भी नेशन की, किसी भी एम्पायर की आइडेंटिटी को शो करता है। अब इसमें कहा गया क्या है? सिमिलरली नेम 2 नेशन स्टेट दैट हैड अडॉप्टेड अ नेशनल फ्लैग
टू देयर रेस्पेक्टिव नेशंस बाय 1848। अब 1848 के बारे में पूछा गया है, तो इनका नाम है आपका जर्मनी और इटली। ठीक है, जर्मनी का आपका जो फ्लैग था ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर का था, और इटली का आपका ग्रीन व्हाइट एंड रेड ट्राई कलर का था। तो इसको आप लिख सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर एक तरीके से जर्मनी का जो क्षेत्र था, रीजन था, वहां के फोक डांस के बारे में पूछा गया, यानी कि कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फोक डांसेस एंड देयर एसोसिएशन विद नेशनल आइडेंटिटी हैव मेड देयर व्हीकल्स फॉर गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। In Nazi Germany in 1930-1940, the government used charming folk dances to embody the mystic of an idyllic Germany. Similarly, in the present scenario, certain governments, for example, those of North Korea and China, have used dance in the mass performance to symbolize the people's support of their political system. Source क्या है? John W. October 2020 trends into 21st century political use of folk dance encyclopedia. ठीक है, give a similar example of how dance forms help the in developing nationalist sentiment among the people. जब भी किसी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाना होता है तो उसमें कल्चर एंड लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया करता है, और ऐसा आपका जर्मनी में भी हम सभी ने देखा था। और अगर आप फोक डांस की बात करते हो तो इसको हम जो है माजुरका कहते हैं। ठीक है, अ सिमिलर एग्जांपल फ्रॉम द 19th सेंचुरी यूरोप इज द पोलिश फोक डांसेस, जिसको पोलेनाइज एंड माजुरका कहा करते हैं। और आप सभी जानते हो द पोलिश पीपल यूज ट्रेडिशनल डांसेस लाइक द माजुरका एंड द पोलेनाइज as a symbol of national pride and resistance against the foreign rule. These dances were performed at national gathering and cultural events to preserve Polish culture and strengthen nationalist feeling. एक गाना होगा, एक सॉन्ग होगा, सभी नाचेंगे, इस तरीके का इस टाइप का डांस होगा जो कि नेशनल यूनिटी को आपका डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और उससे नेशनलिज्म काफी स्ट्रांग रहेगा। इसी के साथ even the famous composer Frederick Chopin composed the music based on the mazurka and polonaise, which became powerful symbol of Polish national identity. इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्सप्लेन एनी 5 challenges which the Silesian weavers faced in 1845 when contractors reduced their payments. जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके पेमेंट्स को देना कम कर दिया, खत्म कर दिया, तो क्या क्या चैलेंजेस उनको आए। अब देखो, जब पैसा नहीं होता तो बहुत सारी चैलेंजेस आ ही जाते हैं, तो कुछ चैलेंजेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, ड्रास्टिक रिडक्शन इन द वेजेस। ठीक है, उनकी जो आपकी वेजेस थी, सैलरी थी, काफी कमी आ गई। कॉन्ट्रैक्टर्स कट देयर पेमेंट्स विदाउट जस्टिफिकेशन, मेक इट डिफिकल्ट फॉर वीवर्स टू अर्न इवन बेसिक सब्सटेंस इनकम। ठीक है, जो भी बेसिक इनकम होती थी वो भी नहीं मिल रहा है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, स्टारवेशन वहां पे आने लगा। एक्सप्लॉयटेशन बाय कॉन्ट्रैक्टर और अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंपटीशन फ्रॉम मशीन्स, ये होने लगा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, सब मशीनों की तरफ भाग रहे थे। तो सब ये थोड़ी चाहेंगे कि वीवर धीरे धीरे काम करेंगे, ज्यादा पैसा भी लेंगे, तो इसीलिए ये चीजें आपकी होने लगी। और गवर्नमेंट का रिप्रेशन भी था। व्हेन द वीवर्स प्रोटेस्टेड एंड अटैक कॉन्ट्रैक्टर्स हाउसेस इन 1845, द प्रूशियन आर्मी was, जिसमें पोलैंड आपका जर्मनी था, was sent to suppress the revolt. Several weavers were killed and many were arrested. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Write any 5 expectations which the monarch of the Bourbon dynasty would have had from the French people after he was restored to power in 1815. So after the defeat of the Napoleon in 1815, Bourbon dynasty was restored to the French throne. Louis the monarch would have also following expectations. पहला 5 एक्सपेक्टेशन क्या थी? लॉयल्टी टू द किंग, जो भी राजा रहे उसके लिए आप लॉयल रहें, यानी कि ऑनेस्ट रहें। ओबीडियंस टू ट्रेडिशनल मोनार्की, सपोर्ट फॉर द ओल्ड सोशल ऑर्डर, रिजेक्शन ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडिया एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जब भी क्वेश्चन पूछे जाएं हेडिंग के साथ आप उसको एक्सप्लेन भी करिए, और एक्सप्लेन कम से कम 2 से 3 लाइन में आप जरूर करिए, तभी आपको वो फुल मार्क्स देंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट भी बता रहा हूँ और यहाँ पर सभी चीजें लिखी गई हैं जिसको आप देखकर पढ़ सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये तो बात रही हिस्ट्री की। अब चलिए हम पॉलिटी की तरफ भी चलते हैं। पॉलिटी का आपका पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का है। प्रोपोर्शनैलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन पावर शेयरिंग विच इंक्लूड्स प्रोपोर्शनल एलोकेशन फॉर जॉब्स।
representation and participation by ethnic leaders etc. Which of the following is example of proportionality? ठीक है, अनुपात का। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5:1, 5 लोग हैं, 5 में से एक को आपका दिया जाएगा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी होता है। क्वेश्चन ऑप्शंस क्या है? Many political organizations demanded an independent Tamil state in Sri Lanka. Roles and responsibilities are allocated to both central and state government in Bharat. Around 24% of total seats in Lok Sabha are reserved for members belonging to the SC and ST category. Fourth, the minority French-speaking community, around 45%, is more rich, powerful than the majority Dutch-speaking community in Belgium. तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स रिप्रेजेंटेशंस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन शेयर, ठीक है, भारत में तो यही होता है। और जैसे लोकसभा राज्यसभा की सीट आपकी होती है तो क्या देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितने आपके लोग रह रहे हैं, उस रीजन का एरिया क्या है और उसमें लोग कितने रह रहे हैं, तो उस तरीके से वहां पर एक सीट आपकी अलॉट की जाती है, उसी को प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनल एलोकेशन। इसी के साथ अब हम पॉलिटी के असर्शन रीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। असर्शन दिया है पावर शेयरिंग कैन ओनली इमर्ज इन डेमोक्रेटिक सेटअप। अच्छा, रीजन क्या है? इन एन आइडियल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अब जब भी आपको पावर शेयरिंग देखनी है तो आपको भारत की तरफ देखना पड़ेगा, और इन दोनों आप जब ऑप्शंस यानी कि असर्शन रीजन की तरफ जाओगे तो दोनों ही आपको करेक्ट देखते हुए मिलेंगे। सो पावर शेयरिंग इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कि पावर को हम शेयर करना चाहते हैं यानी कि डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। भारत में अगर आप देखोगे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिससे कि सभी जगह कम समय में आप कह सकते हो कि गुड गवर्नेंस पहुंच सके। इन अ डेमोक्रेसी पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस, देयरफॉर द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन। रीजन की बात कर लें, चलिए रीजन तो हमने देख ही लिया था एक तरीके से। हाँ, आइडियल डेमोक्रेसी में जो है पावर आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती है जितने लोगों को संभव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है कि पावर शेयरिंग इज इफेक्टिव ओनली फॉर स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम। अच्छा, यानी कि छोटी छोटी कंट्रीज में इफेक्टिव रहेगा, भारत भी तो बड़ी कंट्री है भाई। तो आप कहोगे भाई ये जो आपका स्टेटमेंट वो पूरी तरीके से गलत है। गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। अच्छा, जब वो भी आप आंसर दे रहे हैं तो आप सपोर्ट करिए। पहला तो हम कहेंगे फॉल्स है। सो पावर शेयरिंग इज अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस पीस स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट इन कंट्रीज ऑफ ऑल साइजेस, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, बाय अलाउइंग डाइवर्स सोशल एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। एग्जाम्पल क्या है? भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए। भारत एक काफी वास्ट कंट्री है, पॉपुलस कंट्री है ना, और इसीलिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन आपका किया जाता है जिससे कि सभी जगह पर न्याय पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो है पावर शेयरिंग यानी कि पावर्स आपकी दी जाए कि वो अच्छा कार्य कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो बड़ा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से देखिए, और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द रेमेडीज दैट आर सजेस्टेड फॉर सोसाइटीज स्ट्रगलिंग विद civil conflict are power sharing arrangement that accommodate the various parties involved in the civil conflict. Power sharing guarantees each of the critical players a significant payoff from cooperation and peaceful behavior. This peaceful behavior can be maintained in the power sharing arrangement in 2 ways. पहला, by providing minimum benefit to each party from cooperation in collective decision and through provision that protect group autonomy in sensitive political policy area. अच्छा, पहला क्या है? In Lebanon, the prime minister must be a Sunni Muslim and the deputy prime minister must be an Orthodox Christian. अच्छा, which of the following 2 ways of maintaining peaceful behavior given is this an example of? ना, अब वहां पर लेबनान अगर आप जाएंगे, लेबनान है कहां पर? इजराइल के नॉर्थ में आपका है, ठीक है, और स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब आपको एग्जाम्पल बताना है कि ऐसा बिहेवियर क्या शो कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर द 2 वेज ऑफ मेंटेनिंग पीसफुल बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। तो पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप सभी, पॉलिटी में वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पर प्रोवाइडिंग मिनिमम बेनिफिट टू ईच पार्टी फ्रॉम कोऑपरेशन इन कलेक्टिव डिसीजन, पहला मेथड हम लेंगे। जैसे कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आर गारंटीड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन एंड कोऑपरेशन। देखिए अब जैसे भारत में आप बात कर लीजिए, वैसे भारत तो डेमोक्रेसी का है, लेकिन
जैसे हो गए हिंदू, हो गए मुस्लिम, हो गए क्रिश्चियन, हो गए ना। तो अगर किसी देश में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सोचते हैं कि देखो जो अलग अलग आपकी कम्युनिटीज हैं सभी को पावर दी जाए, जिससे कि वहां के लोग ऐसा ना समझें कि हमारे खिलाफ अत्याचार हो सकता है या फिर हमको निग्लेक्ट आपका किया जा रहा है। तो मेथड फर्स्ट का एग्जांपल देखें बेल्जियम का। इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्मल ऑफ सेपरेट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट्स। तो ये चीजें आपकी हैं। और वैसे मैं अगर इस क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, ठीक है, हाँ वैसे तो बता ही दिया गया, बेल्जियम का तो आपको बता दिया गया है, ठीक है, बेल्जियम का आपको एग्जांपल दे दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच और फ्रेंच का, और फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे डच फ्रेंच जर्मन आपके आते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेंगलुरु जाल पोषण ट्रस्ट अ सिटीजन कलेक्टिव कोलैबोरेट्स विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बेंगलुरु टू कंजर्व एंड रिवाइव लेक इन द सिटी। बेंगलोर में बहुत सारी आपकी लेक्स हैं ना, जिसमें मेनली आपके आर्टिफिशियल लेक ज्यादातर देखने को मिलेंगे। बोटेनिकल गार्डन आप जा सकते हैं घूमने के लिए। दूसरा इसमें है इन महाराष्ट्र एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट वाज एन इज गिवन स्टेक इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। अच्छा, तो पहला है स्टेट द टाइप ऑफ अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दैट ईच ऑफ द टू एग्जांपल रिप्रेजेंट। इन द अबव एग्जांपल हु इज शेयरिंग पावर विद whom, इन विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट आर सच पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पिछले साल से काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। जब तक आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अंडरस्टैंडिंग ना की हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे सकते हैं। पहला तो आपको एग्जांपल बेंगलोर का दे दिया, दूसरा मुंबई का दे दिया, और उनसे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो बेंगलोर वाले के आंसर को देखेंगे, बेंगलोर ट्रस्ट केस पावर शेयरिंग एमंग गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स ग्रुप, जैसे हॉरिजॉन्टल और कम्युनिटी लेवल का है कि वो डिवाइडेड रहे। महाराष्ट्र को देखेंगे फेडरल पावर शेयरिंग है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स। हु इज शेयरिंग पावर, बेंगलोर में देखेंगे सिटीजन्स कलेक्टिव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को दे रही है और लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल, और यही आपका वाइस वर्सा होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी चीजें दी गई हैं। अच्छा, कुछ और पूछा था, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इसका अरेंजमेंट बताता है। जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक ये चीजें इंप्लीमेंट करना असंभव है। अब ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे, तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन, इन अ विलेज द ग्रेजिंग ग्राउंड कैन होल्ड up to 10 cows per day. Beyond this, it cannot replenish itself. The villager did not pay attention to this information and brought 50 cows to graze the ground, and soon the grazing ground ceased to exist. What kind of resources is being depleted here? अब भाई इतना आप काऊ को चरा दोगे तो जो भी चारागाह है ना वो तो खत्म हो ही जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। ऑप्शंस क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल, individual resource, community owned resource. So right answer is option 4, community owned resource. The grazing ground is the story is a community owned resource जिसको common pool resource आपका कहा करते हैं, और ये accessible आपकी villages community के लिए रहा करती है ना, rather being owned by a single individual। तो ये चीजें आपकी हैं। तो इसलिए हर चीजें अगर हम कुछ काम करें, पशुओं को चराएं भी तो देख कर कि कितनी क्वांटिटी है, कितना समय लगेगा, और हाँ नॉन रिन्यूएबल तो है नहीं, वो फिर से आपकी आ सकती है, लेकिन हाँ वो जरूर डिप्लीट आपकी हो जाएंगी और सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करना चाहिए, वो कम्युनिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोस्ट ऑफ द एलुवियल सॉइल फाउंड इन भारत, जी हाँ भारत में 44% एलुवियल सॉइल आपकी मिलती है। मेनली वो जो है नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन है उस तरफ मिलती है। इज फॉर्म फ्रॉम द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर, बिल्कुल सही। Which of the following regions contains the parent rock that forms this silt? हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, गैंगेटिक प्लेन या फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया है और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, गंगा आपकी हिमालय से निकलती है, दोनों ही नदियां आपकी हिमालय से निकलती हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। सो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालय। As these rivers flow down from the mountains, they erode the rocks and carry the resulting silt. जब भी पहाड़ से कोई नदियां आपकी गिरती हैं तो उसके साथ सिल्ट जो है पत्थर, कंकड़, पत्थर टूटते टूटते आपका मिट्टी भी बन जाता है, और एलुवियल सॉइल जो है काफी फर्टाइल आपकी रहा करती है। So these material is then deposited in the northern plains, forming the vast expanse of alluvial soil found there. और खेती के लिए काफी अच्छी होती हैं। An Indian state was taken over by a new government
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट विल रिड्यूस द डिग्रेडेशन। अच्छा, ऑप्शंस हैं सेटिंग अप 3 न्यू क्वेरीज फॉर द माइनिंग ऑफ लाइमस्टोन नियर द कैपिटल सिटी, ग्रांटिंग परमिशंस फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज नियर फार्मलैंड, कन्वर्टिंग फॉरेस्ट एरियाज टू ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर, क्रिएटिंग सेपरेट ग्रेजिंग जोन्स फॉर livestock. So right answer is option 4. Option first and second, setting up quarries and cement factory, involve mining and industrial activity that directly cause significant land degradation through excavation and pollution. थर्ड के बारे में बात करें, converting forest area involve deforestation which removes vital vegetation. तो इसलिए हम चौथे की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉरेस्ट कवर इन भारत एज ऑफ दिसंबर 2019 इज नियरली 25%। जो भारत का फॉरेस्ट कवर है, जो जंगल फैला है, वो लगभग 25% है, और भारत क्या चाहता है, उसको 33% आपका करे। Although there have been efforts to increase the forest cover in the past few years, forests are not thriving as they used to. What could be reason for this? Soil erosion, low soil quality, low quality of seed sapling, lack of irrigation around forest, cultivating food grains within forest area. So right answer is option A. ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन क्यों होता है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन आपका ज़्यादा होता है, अर्बेनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब आपके कारण होते हैं जिससे ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख। लद्दाख का है, भारत के नॉर्थ में है, और लद्दाख अभी हमारी यूनियन टेरिटरी है, बट हैज़ नॉट बीन माइंड ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज दिस? यानी कि वहां पर रिसोर्स तो है लेकिन हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे, रिजर्व कहेंगे, या फिर डेवलप्ड रिसोर्स कहेंगे? सो ऑप्शन सेकंड कहेंगे, वो रिजर्व भारत का है। रिजर्व्स आर सोर्सेज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड सर्वेड एंड आर नोन टू एग्जिस्ट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन बट आर नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग और अदर कॉन्स्टेंट। उसमें इन्वायरमेंटल भी देखा जाता है ना, कि वो हिमालय का आपका रीजन है, आप उसमें गड्ढा वड्ढा करने लगे तो कहीं अवलांच ये सब ना आ जाए, तो ये चीज़ है, ये रिसोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? रनिंग वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केमिकल रिएक्शन, चेंजिंग इन टेम्परेचर। अच्छा, पोटेंशियल फैक्टर इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में? तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, बाकी टेम्परेचर तो काफ़ी दबाव आपका डालता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिफर्स टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वो उतना कहाँ आपका फैक्टर है, ठीक है, बाकी सब आपके फैक्टर्स हैं। रनिंग वाटर, पानी आपका बहेगा, केमिकल रिएक्शन ज़रूर होते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्म हो जाता तो आप जानते हो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसका जो न्यूट्रिएंट है वो भी डिप्लीट होने लगेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए सर्शन रीजन की तरफ चलेंगे। सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन आर गो हैंड इन हैंड बट समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्बेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। हाँ ये तो है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर वाइल इरोजन टेक्स मच लेस टाइम। ये भी सही है, तो आप कहोगे दोनों सही है, क्यों? देखो, जहां पर ह्यूमन जाएगा, जहां पर इंसान जाएगा वो गंदगी फैलाएगा, ह्यूमन जाएगा तो मिट्टी विट्टी काट देगा, कहेगा यहाँ पर हम बुर्ज खलीफा बनाएंगे, ठीक है, तो मिट्टी की तो ऐसी तैसी कर देगा। दूसरा, हम कहते हैं ना किसी भी चीज को बनाने में एक लंबा समय लगता है, और लेकिन उसको बिगाड़ने में कम समय लगता है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन सी आप कहोगे। बोथ ए आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हिस्टोरिकली कोलोनाइजिंग कंट्रीज टुक एडवांटेज ऑफ इंडियाज रिच रिसोर्सेज टू गेन सुपरमेसी। जी हाँ। वाई वॉज भारत नॉट एबल टू रेजिस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज? पहला तो यार बहुत सारी उसके रीजन्स थे, लेकिन जो ऑप्शंस में दिया गया उसी रीजन में हमको बात करना है। पहला, due to lack of use for products derived from natural resources, due to colonizing countries superior technology, due to lack of awareness about India's resources, due to over यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए ऑप्शन भी आप कहोगे ना। देखिए वहाँ पर यूरोप वाला आपने पढ़ा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, भारत अभी भी जो है वही चरखा वरखा पे काम कर रहा था, तो आप उनसे compete कहाँ पे कर पाओगे, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। The inequitable distribution of access to resources has disrupted world peace by dividing society into the haves and the have-not, the environmentalist and the exploiter, resource rich region and resource poor region, the climate change believers and climate change deniers। देखिए बताइए आप सभी,
द इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज हैज डिसरप्टेड वर्ल्ड पीस बाय डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू, तो इन्होंने द हेव्स एंड हेव्स नॉट में जो है डिवाइड आपका किया है, ठीक है। यानी कि एक आपके वेल्थ रिसोर्सेस वाले थे और एक वो थे जिनके पास नहीं था। दिस डिस्पैरिटी क्रिएट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटी विथ विच कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसरप्ट वर्ल्ड पीस। एक के पास खूब ज्यादा हो गया, एक के पास आपका कुछ नहीं हुआ, तो यहीं से जो है एक तरीके से अनबैलेंसिंग होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ रिवर वैली इन भारत इज बीइंग डेवलप्ड इनटू अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, स्टेट द 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग टू अचीव दिस। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और एक तरीके से ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। अ रिवर वैली इन भारत इज बीइंग डेवलप्ड इनटू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब नदियां जब ऊंचाई से उनका पानी आता है, तो आप जानते हो स्वदेश फिल्म आपने देखी होगी शाहरुख खान वाली, तो वो क्या करता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी आपका बनाता है, ठीक है। स्टेट 3 स्टेप टू रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स आप प्लान क्या करोगे, सबसे पहले देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स करोगे, क्या क्या चीजें लगेंगी। प्लानिंग स्ट्रक्चर का क्या करोगे, टेक्नोलॉजी क्या लगेगी, स्किल मैन पावर देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, मैचिंग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट विद द नेशनल गोल्स, ये पाओगे। इकोनॉमिक्स की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल आर लाइकली टू हैव द मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, स्टूडेंट एंड टीचर, ट्राइबल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अब डेवलपमेंट गोल किसके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, टीचर स्टूडेंट के होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे भाई। होंगे तो हमेशा ट्राइबल और इंडस्ट्रियलिस्ट के होंगे। इंडस्ट्रियल जैसे भारत में अडानी देख लीजिए ना, वो कहेंगे भैया हमको जंगल में जो है प्लांट स्थापित करना है, तो जंगल को काटा जाएगा, आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको भगाया जाएगा, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपकी होगी। अगला क्वेश्चन है, डेटा दिया गया है, कंट्री जापान जर्मनी है, इनकी टोटल जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का ये सोर्स है। सोर्स हमेशा ध्यान दीजिए, जब आप बड़े हो जाएंगे और जब आप डिबेट करोगे ना, तो वहां पर सोर्स ही काम रहेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान न दीजिएगा वहां पे। क्वेश्चन है, डिस्पाइट हैविंग अ हायर टोटल इनकम दैट जर्मनी, जापान हैज अ लोअर पर कैपिटा इनकम। अच्छा, व्हाट इज रीजन फॉर दिस, यानी कि जापान के पास जो है इनकम जर्मनी से ज्यादा है लेकिन लोअर पर कैपिटा है, इसका रीजन क्या हो सकता है। जापान हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जापान जर्मनी हैज मोर रिच पीपल देन पुअर पीपल, जापान हैज स्मॉलर पॉपुलेशन देन जर्मनी, जापान हैज अ बिगर पॉपुलेशन देन जर्मनी। तो पॉपुलेशन की बात तो जरूर आएगी, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है, जापान की काफी बड़ी जनसंख्या है। सो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। यहीं से पता, भारत में देख लीजिए, भारत तो जापान को भी छोड़ के मेरे ख्याल से अभी चौथे नंबर पे आ गया है ना, लेकिन क्या भारत जापान या जर्मनी से आगे है पर कैपिटा में, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या इनसे भी ज्यादा है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड, मेडिसिन, इंजेक्शंस, हाउसेस, फर्नीचर, बुक्स एंड स्टेशनरी, लॉ एंड ऑर्डर। तो पब्लिक गुड का एग्जांपल पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। गुड्स नहीं पूछा गया है, गुड पूछा गया है, तो लॉ एंड ऑर्डर आपका होगा। सो पब्लिक गुड इज डिफाइंड बाय 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक, नॉन excludability, it is difficult to prevent people from using it, and non-rivalry, one's person use does not diminish other person's ability। लॉ तो आपको देता है ना, लॉ तो आपको राइट देता है ना, ये राइट नहीं देता कि दूसरे के राइट को आप छीन लो, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। क्या बात है। Which of the following best describe display the principle in action? Options हैं, using up current oil reserve before beginning to explore more reserve, moving to oil reserve under the sea to avoid drilling on land, moving to alternative fuels to conserve world soil reserve, using modern drilling facilities to extract petroleum। आजकल एक मीम बड़ी चलती है ना, क्या इन बच्चों के लिए हम सभी इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मूविंग टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स टू कंजर्व वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। अब जैसे हमारे जो क्रूड ऑयल्स हैं, फोसिल फ्यूल्स हैं, इनको कंजर्व करना है ना, कि भविष्य की पीढ़ी इसका इस्तेमाल कर सके। हमारे अभी तो मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए आप ही बच्चे हो, तो आपके लिए जो है हम इस्तेमाल मतलब बचा कर रखें ना, कि पूरा हम अपने गाड़ी में डाल दें, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, उसको रिजर्व करके चलना है और अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ चलना है। अब अल्टरनेटिव एनर्जी क्या होगी,
सबसे पहला हाइड्रोजन होगी, ठीक है। दूसरा आप ये सीएनजी विनजी देख रहे हैं, ये सब आपकी हो जाएगी। हमारे नितिन गडकरी जी एथेनॉल बहुत करते हैं ना, वो सब हो जाएगी। तो ये सब क्या है, अल्टरनेट एनर्जी है, जिससे कि हम अपने वर्ल्ड ऑयल को रिजर्व कर सकेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फेमस बिजनेसमैन स्मॉल बिल्डिंग प्रोजेक्ट अ स्लम इन मुंबई इज बीइंग क्लियर्ड एंड इट्स पीपल डिस्प्लेस्ड विथ ओनली ए स्मॉल पेमेंट फॉर देयर लैंड। ना लोगों को थोड़ा थोड़ा पेमेंट दे दिया गया और कहा कि तुम जाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या बनना है, बिल्डिंग बननी है। देयर हैव बीन प्रोटेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको PIL कहते हैं, जनहित याचिका, हैज बीन फिल्ड इन द कोर्ट। व्हाट शुड बी द लोकल गवर्नमेंट डू, तो लोकल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैंसिल द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दे। फोर्सफुली रिमूव द पीपल, लाठी डंडा मार के भगा दे। अरेस्ट द प्रोटेस्टर, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हमको न्याय दो, उनको अरेस्ट कर लो। वेट फॉर द कोर्ट जजमेंट, या फिर कोर्ट के जजमेंट का आप इंतजार करिए। अब भाई जब भी कोई मामला सब जुडिश होता है, यानी कि कोर्ट में आपका चला जाता है, तो वेट करिए कोर्ट के डिसीजन का। लोकल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है, समझे कि नहीं। कहने नहीं सर हम तो गवर्नमेंट में हम तो करेंगे, अरे यार जब मामला चला गया कोर्ट में तो कोर्ट को करने दो, कोर्ट का जो फैसला होगा वो आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना होगा। अगला क्वेश्चन, पीपल ओनली नीड अ गुड इनकम टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, पीपल के पास एक अच्छा इनकम चाहिए कि अगर वो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहते हैं। एज इनकम कैन बाई एवरीथिंग दैट वन नीड्स फॉर अ गुड लाइफ, यानी कि पैसे सब होता है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। पहले तो ये बताओ कि आप इसके फेवर में जा रहे हो या फिर इसके जो है इसका आप जो है विरोध करोगे। मेरे ख्याल से तो ये सही है भाई, ठीक है, ज्यादा पैसा अच्छी लाइफ होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं कहा गया। अगर आप नहीं की तरफ जाते हो ना, वैसे बात तो सही है ना, क्वेश्चन तो सही है। पीपल ओनली, अच्छा पीपल ओनली नीड अ गुड इनकम टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इनकम कैन बाय एवरीथिंग। अच्छा, इनकम हर चीज नहीं दे सकता, हाँ सुख सुविधाएं सब दे पाएगा, लेकिन क्या इन्वायरमेंट आप अच्छा बना पाओगे इनकम से, बताइए। आपको अच्छा वाटर मिल पाएगा, अच्छी आपको एयर मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। आप कहोगे सर कैसे, हम घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे, वाटर प्यूरिफायर लगा लेंगे। अब दिल्ली को देखोगे, दिल्ली में सब लोग होते हैं ना, पैसे वाले भी हैं, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो अच्छा घर बना लोगे, अच्छी गाड़ी ले लोगे, अच्छी बीवी भी लोगे, लेकिन जो है अच्छा इन्वायरमेंट नहीं ले पाओगे। इसीलिए इसके आंसर में नो कहा गया है। A good standard of living involves more than just material possessions that income can buy. While income is a crucial for providing necessities like food, आजकल केमिकल वाले चीजें आ रहे हैं, तो उसको कहाँ तक आप कंट्रोल करोगे। शेल्टर एंड हेल्थ केयर, इट कैन नॉट बाई एवरीथिंग नीडेड फॉर अ ट्रूली गुड लाइफ। अब मान लीजिए सिक्योरिटी उस रीजन की अच्छी नहीं हुई, तो आपका बड़ा अच्छा घर है, आसपास पूरे कबाड़ी वाले हैं या फिर चोर हैं, अब आप कैसे रहोगे, रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। जैसे दरवाजा खोलोगे सड़क पे गंदगी रहेगी, आप रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो सिर्फ पैसे से नहीं होता, सभी चीजें अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हमको सभी का साथ लेकर आगे बढ़ना है। जैसे रीजंस क्या हो गए, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब इस तरीके के आंसर को आप आंसर राइटिंग करोगे हाईलाइट करके, तभी आपको फुल मार्क्स आपके मिल सकेंगे। एजुकेशन, लेजर, सोशल कनेक्शंस, वर्क लाइफ बैलेंस, ये चीजें आपकी रहा करती हैं। तो ये थे क्वेश्चंस आज के सेशन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।